मैं ही पढ़ाऊंगा क्योंकि सबके सारे EI से ना क्लासेस है ना। हेलो, नमस्ते हमारे भाई, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग? बताइए जी, स्टूडेंट कैसे हैं आप, कैसा महसूस कर रहे हैं? और हम पढ़ रहे हैं मेरे प्यारे भाई एलिगेशन। एलिगेशन तो चैप्टर एंड हो ही गया। चलिए जल्दी से इस चैप्टर को एंड करते हैं मेरे भाई, समाप्त करते हैं। और मैंने ऐसा ही सिंपल इंटरेस्ट की शीट बना दी है। जो सिंपल इंटरेस्ट की शीट है ये आपका आखिरी चैप्टर है अर्थमेटिक मैथ का, है कि नहीं? जो टाइम 4 बजे के टाइम स्लॉट में चल रहा है, SICI। उसके बाद फिनिश। चलो बच्चों, कल मैंने आपको डबल एलिगेशन के क्वेश्चंस करवाए थे ना, डबल एलिगेशन के हाई लेवल के सवाल हुए थे। ये चैप्टर एंड होने वाला है। सवाल नंबर 35 यूपीएससी CDS का सवाल। देखो ये सवाल देखिए, आज की क्लास का पहला टाइप। जल्दी जल्दी करते हैं। आज की क्लास का पहला टाइप क्या है? टाइप ट्रेन एक्स जो है प्लेटफॉर्म पे खड़े एक आदमी को 24 सेकंड में क्रॉस करती है। ट्रेन वाई जो है प्लेटफॉर्म पे खड़े आदमी को 18 सेकंड में क्रॉस करती है। और जब ये दोनों ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं, अपोजिट डायरेक्शन में, तो 20 सेकंड में क्रॉस करती है, 20 सेकंड में। तो आपसे पूछा है ट्रेन एक्स और ट्रेन वाई की स्पीड का रेशियो क्या है? स्पीड देखो, यहां पे टाइम दिया है। देखो मेरे भाई, दो ट्रेन दी है, ट्रेन एक्स, दो ट्रेन दी है मेरे भाई, ट्रेन एक्स और ट्रेन वाई। सवाल में बोला है कि ये जो ट्रेन एक्स है ये प्लेटफॉर्म पे खड़े एक आदमी को 24 सेकंड में क्रॉस करती है, और ये दूसरी ट्रेन वाई है जो प्लेटफॉर्म पे खड़े आदमी को 18 सेकंड में क्रॉस करती है। लेकिन जब ये दोनों ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं, अपोजिट डायरेक्शन नहीं होगा तो 20 सेकंड में क्रॉस करती हैं। स्पीड का रेशियो क्या है मेरे भाई? देखिए, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बटे टाइम, या टाइम बराबर होता है, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बटे स्पीड। अगर आप टाइम पे एलिगेशन लगाओगे, टाइम पे, तो टाइम स्पीड को बेस मान के निकाला जाता है, स्पीड का रेशियो आ जाएगा। ट्रेन एक्स जो है वो सीधी प्लेटफॉर्म पे जा रही है, प्लेटफॉर्म पे खड़े एक आदमी को क्रॉस कर रही है 24 सेकंड में। ट्रेन वाई जो है वो प्लेटफॉर्म पे खड़े एक आदमी को क्रॉस कर रही है 18 सेकंड में। और ये अपोजिट डायरेक्शन ही होगा मेरे भाई। अगर दो ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं तो अपोजिट डायरेक्शन में उनकी रिलेटिव स्पीड हो जाती है S1 + S2, और अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं तो एक दूसरे को पार करती हैं 20 सेकंड में, ठीक है ना? 20 सेकंड में। तो दोनों ट्रेन की एक्स और वाई की स्पीड का रेशियो क्या आएगा? एलिगेशन लगा दो, आंसर आ जाएगा मेरे भाई। 20 में से 18 घटाएंगे 2, 24 में से 20 घटाएंगे 4, यानी कि 2:4, और 2:4 यानी कि 1:2। दोनों ट्रेन की स्पीड का रेशियो 1:2 आ जाएगा, पहला ऑप्शन, ठीक है ना? तो स्पेशल सवाल आता है कि भी दो ट्रेन है, प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने का टाइम दिया जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे को क्रॉस करने का टाइम दिया जाएगा। टाइम बराबर डिस्टेंस बटे स्पीड होता है, तो सीधा एलिगेशन लगाने से, क्योंकि टाइम स्पीड को बेस मान के निकालते हैं, स्पीड का रेशियो आ जाएगा। जब आप टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस चैप्टर पढ़ लोगे, रिवीजन कर लोगे, तो आपको यह सवाल और बेहतर समझ में आएगा, और अच्छे से समझ में आ जाएगा। आगे चलते हैं। सवाल नंबर है प्यारे स्टूडेंट आपके सामने 36, ये बताइए, करो। अगला सवाल, अगला टाइप है मेरे प्यारे भाई आपके सामने। सवाल पढ़िए। एक आदमी दो पार्ट में 615 किलोमीटर 12 घंटे में तय करता है। एक आदमी 615 किलोमीटर तय करता है 12 घंटे में, दो स्टेज में, दो पार्ट में। फर्स्ट पार्ट ऑफ जर्नी में वो जाता है बस से 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। फर्स्ट पार्ट ऑफ जर्नी में वो जाता है मेरे भाई बस से 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से।
और सेकंड पार्ट ऑफ जर्नी में वो जाता है ट्रेन से 55 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो पूछा ये गया है, बताइए कि वो बस से कितनी डिस्टेंस ट्रेवल किया। करो, बस से कितनी डिस्टेंस गया। आप ये सवाल एलिगेशन से भी कर सकते हैं, ब्रेक करके भी कर सकते हैं। देखिए मेरे दोस्त, एक आदमी 615 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करता है। एक आदमी कुल 615 किलोमीटर गया, दो पार्ट में, दो स्टेज में गया, 12 घंटे में। जर्नी का पहला भाग उसने ट्रेन कवर किया है बस से 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से। 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से मेरे भाई, बस से। तो पहला मैं तरीका आपको बता रहा हूं, एलिगेशन मेथड। एलिगेशन मेथड, जर्नी का पहला भाग वो कवर करता है बस से 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। सेकंड पार्ट वो ट्रेवल करता है ट्रेन से 55 किलोमीटर पर आवर की चाल से, 55 किलोमीटर पर आवर की चाल से। देखो मेरे भाई, पहले आप इस सवाल का मतलब समझो कि सवाल कह क्या रहा है और इस सवाल का मीनिंग क्या है। सवाल का मीनिंग यह है कि एक आदमी ना बस से भी ट्रेवल करता है, ट्रेन से भी ट्रेवल करता है। कुछ डिस्टेंस बस से जाता है, कुछ डिस्टेंस ट्रेन से जाता है। तो दो स्टेज हो गए, दो पार्ट हो गए। बस से जब वो ट्रेवल करता है तो स्पीड उसकी 40 है। ट्रेन से जब ट्रेवल करता है तो स्पीड उसकी 55 किलोमीटर पर आवर है। लेकिन बस और ट्रेन से कुल मिलाकर टोटल कितनी डिस्टेंस गया? 615 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस गया है। कितने घंटे में? 12 घंटे में। ठीक है जी। तो कुल 615 किलोमीटर गया 12 घंटे में। तो उसकी ओवरऑल एवरेज स्पीड क्या है? डिस्टेंस बटे टाइम। कुल दो पार्ट में 615 किलोमीटर गया 12 घंटे में, तो इसकी स्पीड क्या आ जाएगी मेरे भाई? 3 से चला जाएगा, ये 3 से जाएगा मेरे दोस्तों 153/4, 153/4 किलोमीटर पर आवर। तो ये उसकी एवरेज स्पीड आ जाएगी 153/4 किलोमीटर पर आवर। 3 से काटेंगे ना, सॉरी सॉरी, 3 से चौक 12, 205 आएगा भैया, 205/4, सॉरी 205/4। मैंने 4 से काट लिया, ऊपर 3 से काटना था ना, 205/4 किलोमीटर पर आवर। समझ में आ गया? आप बोलोगे यस सर। मुझे लगता है हर एक भाई को ये बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई है। ठीक है ना? तो बस की स्पीड, ट्रेन की स्पीड और पूरी जर्नी की एवरेज स्पीड। पूरी जर्नी में आप 615 किलोमीटर गए, कितने टाइम में? 12 घंटे में। तो स्पीड बराबर आ गया डिस्टेंस बटे टाइम। 3 से काटूंगा 200, और ये मेरे भाई 5 बार, और ये 12 4 बार, 205/4 आ गया। अब स्पीड पे एलिगेशन लगाओगे। स्पीड होता है किलोमीटर पर आवर। स्पीड आवर को बेस मान के निकालते, टाइम को बेस मान के। तो अगर आप स्पीड पे एलिगेशन लगाएंगे, सीधा टाइम का रेशियो आ जाएगा। लेकिन एलिगेशन को आसान करने के लिए, जैसे यहां बटे 4 आ रहा है, यहां क्या आ रहा है बच्चों? यहां बटे 4 आ रहा है। तो पूरे डाटा को आप लोग 4 से गुणा कर दीजिए एलिगेशन को आसान करने के लिए। तो 40 चौका 160, 55 चौका 220, और ये आ जाएगा मेरे भाई यहां पे 205। किसी को कोई समस्या? आप बोलोगे नहीं सर कोई भी समस्या नहीं है। ठीक है जी। तो 205, 220 में से 205 घटाएंगे 15, और 205 में से 160 घटाएंगे 45। तो ये आ गया मेरे भाई 15/45 रेशियो आ गया, 1:3। ये टाइम का रेशियो आ गया बच्चे। स्पीड पे एलिगेशन लगाएंगे, सीधा सीधा समय का अनुपात आ गया। यानी कि आपने बस से और ट्रेन से जो ट्रेवल किया है, आपने बस और ट्रेन से जो ट्रेवल किया है, उसे लगने वाले टाइम का रेशियो 1:3 है। तो टोटल टाइम आपको कितना लगा? 4 यूनिट। 1 और 3 4, 4 की वैल्यू सवाल में 12 घंटे है। टोटल टाइम आपने 12 घंटे लिया है। तो पूछा बस से कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, तो बस से आपने कितने टाइम तक ट्रेवल किया? 1 यूनिट। 4 की वैल्यू 12 घंटे, तो 1 की वैल्यू 3 घंटे आ गई। तो आपने यह पता लगा लिया कि बस से आपने 3 घंटे तक ट्रेवल किया है। आपने पता लगा लिया कि बस से 3 घंटे ट्रेवल किया। तो बस से कितनी डिस्टेंस जाओगे? आप बस से कितनी डिस्टेंस जाओगे? बस से आप ट्रेवल कर तो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 3 घंटे तक ट्रेवल किया है, तो डिस्टेंस आ जाएगा जी स्पीड गुणा टाइम, यानी कि 120 किलोमीटर। डी ऑप्शन, 120 किलोमीटर सवाल का आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया ना?
तो भाई स्पीड पे एलिगेशन लगाएंगे, समय का रेशियो आएगा, समय पे एलिगेशन लगाएंगे स्पीड का। दोनों सवाल हो गए। ठीक है जी बच्चों, समझ में आ गया ये? चलो, क्योंकि आपसे डिस्टेंस पूछा था, स्पीड दिया हुआ है, तो मुझे टाइम निकालना है ना। बस की स्पीड पता है, अगर बस से जर्नी का टाइम पता चल गया तो डिस्टेंस आ जाएगी, स्पीड गुणा टाइम करके खेल खत्म ना। आगे चलते हैं प्यारे बच्चे, ये बेस्ट मेथड नहीं है, बेस्ट मेथड करने का ब्रेक मेथड। ध्यान सुनेगा। एक आदमी अपनी जर्नी दो पार्ट में करता है, बस और ट्रेन से। एक आदमी अपनी जर्नी दो पार्ट में कवर करता है, बस से और ट्रेन से। बस से जाता है वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और ट्रेन से जाता है 55 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। बोलो हां। तो क्या 40 को मैं ऐसे लिख सकता हूं कि मुझे बस से जर्नी का टाइम निकालना है, 55 माइनस 15। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? आप बोलोगे हां जी सर, बिल्कुल सही। एक बार बताओ, एक आदमी दो पार्ट में 615 किलोमीटर जाता है 12 घंटे में। बस से जाता है मेरे भाई वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और ट्रेन से जाता है 55 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो मैंने बस की स्पीड 40 को ऐसे ब्रेक करके लिख दिया, 55 माइनस 15। अब आप देखो, बस से भी 55 की स्पीड से गए, ट्रेन से भी 55 की स्पीड से जा रहे हो, ब्रेक कर लेते हैं। बस से भी 55 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गए, ट्रेन से भी 55 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे हो, तो इस हिसाब से 12 घंटे तक आपने अपनी जर्नी को 12 घंटे में तय किया है टोटल। तो 12 घंटे में कितना डिस्टेंस जाओगे? 12 पंजे 60, 660 किलोमीटर आप डिस्टेंस जाओगे, 660 किलोमीटर। लेकिन सवाल के अकॉर्डिंग आप डिस्टेंस गए कितना? कुल 615। सवाल के अनुसार तो आप 12 घंटे में कुल 615 किलोमीटर ही डिस्टेंस गए हो। यानी कि आप कितनी डिस्टेंस कम गए? आप एक्चुअल में कितनी डिस्टेंस कम गए? 45 किलोमीटर डिस्टेंस कम गए हो। अगर आप 55 बस से भी 55 की स्पीड से जाओ, ट्रेन से भी 55 की स्पीड से जाओगे, तो 12 घंटे में आप जाओगे 660 किलोमीटर। पर एक्चुअल में दो पार्ट में आप गए 615 किलोमीटर, 45 किलोमीटर कम गए। क्यों 45 किलोमीटर कम गए? क्योंकि आप बस से हर घंटे 15 किलोमीटर पर आवर कम ट्रेवल करते हो। क्योंकि आप बस से मेरे भाई, आप बस से हर घंटे 15 किलोमीटर पर आवर कम ट्रेवल करते हो, है ना। बस की स्पीड 55 नहीं 40 है, 15 किलोमीटर पर आवर कम है ना। तो यानी कि आप हर घंटे 15 किलोमीटर कम ट्रेवल करते हो। 45 किलोमीटर कम ट्रेवल करोगे 3 घंटे में, यानी कि बस से जर्नी का जो टाइम है 3 घंटे आ गया, डायरेक्ट आ गया। पूछा बस से चली की दूरी कितनी है, तो दूरी बराबर आएगा, बस की स्पीड 40 है, बस से 3 घंटे ट्रेवल किया, तो दूरी आ गया स्पीड गुणा टाइम 120 किलोमीटर। ये आ गया। तो ये तरीका हो गया ब्रेक वाला मेथड। दोनों ही तरीके बढ़िया हैं, एलिगेशन वाला भी, ब्रेक वाला भी। टाइप खत्म हो गया मेरे भाई, ये डिस्टेंस वाला टाइप नहीं। एक सवाल और है, सॉरी, एक सवाल और है टाइप वाला, ये बताइए 37वां करो। जीडी 2025 के पेपर का बनाइए। जीडी का एक रेस में 100 बाइक्स हैं, इसमें पीली और हरी बाइक शामिल हैं। एक रेस में 100 बाइक हैं, उसमें कुछ पीली कलर की हैं, येलो और कुछ ग्रीन है। सभी बाइक की एवरेज स्पीड 35 किलोमीटर पर आवर है। पीली बाइक की एवरेज स्पीड 55 किलोमीटर पर आवर है। ग्रीन बाइक की एवरेज स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर है। कितनी बाइक्स ग्रीन कलर की हैं? बहुत बढ़िया। ये कुछ अलग सा सवाल आया था मेरे भाई, एकदम हटके। भाई एक रेस होती है, उस रेस में 100 बाइक है, कुछ उसमें येलो कलर की बाइक है, कुछ उसमें ग्रीन कलर की बाइक है। जो येलो कलर की बाइक चल रही हैं, उनकी स्पीड है एवरेज स्पीड 55 किलोमीटर पर आवर। ये बोला है ना, पीली बाइकों की जो एवरेज स्पीड है येलो कलर की 55 किलोमीटर पर आवर। ग्रीन कलर की बाइक की एवरेज स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर, ग्रीन कलर की। जबकि सभी बाइक की जो एवरेज स्पीड है वो 35 किलोमीटर पर आवर है। सभी बाइक्स की एवरेज स्पीड 35 किलोमीटर पर आवर है, सभी बाइक्स की। तो आपको येलो कलर की एवरेज स्पीड दिया है, ग्रीन कलर की, और येलो प्लस ग्रीन कलर की एवरेज स्पीड दी है, येलो प्लस ग्रीन कलर की। समझ में आया? एलिगेशन लगा दीजिए। 35 में से 30 गया 5, 55 में से 35 गया 20, तो 5:20 आएगा मेरे भाई, 1:4, 1:4।
येलो कलर की और ग्रीन कलर की बाइक्स की संख्या का रेशियो आ जाएगा, डायरेक्ट संख्या का रेशियो। आप कहोगे सर आपने किलोमीटर पर आवर पे एलिगेशन लगाया स्पीड पे, तो भैया सर ये तो टाइम का रेशियो आ जाएगा ना, टाइम का रेशियो। आवर पे किलोमीटर पर आवर स्पीड पे एलिगेशन लगाया तो सर समय का अनुपात आना चाहिए। ये आप येलो कलर की और ग्रीन कलर की संख्या का रेशियो कैसे आएगा? एक्चुअली जब रेस होती है, रेस का फंडा समझो। मान लीजिए रेस है तो उसमें कुछ येलो कलर की बाइक दौड़ रही है, कुछ ग्रीन कलर की। तो भैया मेरे भाई येलो कलर की ग्रीन कलर की बाइक को यहां से यहां तक दौड़ना है, पूरी रेस खत्म करेंगी, पूरी रेस खत्म करेंगी मेरे प्यार भाई, येलो कलर की और ग्रीन कलर की। ठीक है जी, पूरी रेस खत्म करेंगी येलो कलर की और ग्रीन कलर की। ठीक है, अब आप मुझे बताओ ये टाइम का रेशियो, अगर येलो बाइक 1 घंटा चली है तो ग्रीन बाइक 4 घंटा चली है, टाइम का रेशियो है मेरे भाई, टाइम का रेशियो। अच्छा एक बार बताओ, अगर टाइम का रेशियो 1:4 है, येलो कलर वाली जो बाइक है वो 1 घंटा चली है तो इतनी डिस्टेंस जाएंगी, और ग्रीन कलर वाली जो बाइक है वो 4 घंटा चली है, वो इतनी डिस्टेंस जाएंगी मेरे प्यारे भाई, 4 गुणा जी। समझ में आई बात? आप बोलोगे हाँ जी सर, तो ये रेशियो सेम ही तो हो गया बाइक्स की संख्या के भाई, जितनी येलो कलर की बाइक है और जितनी ग्रीन कलर की बाइक है उसके सेम ही तो हो गया ये रेशियो। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो सीधा का सीधा जो है वो ये बाइक्स की संख्या का रेशियो आ जाएगा 1:4। टोटल बाइक्स कितनी है? 5। 1 और 4 5, टोटल बाइक है कितनी? 100 बाइक, 5 के लिए 100 है, 20 गुना। तो कितनी बाइकें ग्रीन कलर की हैं? 4। 4 की वैल्यू भी 20 गुना आ जाएगी, 80। तो इस सवाल का आंसर सीधा का सीधा 80 हो जाएगा, सेकंड 80। ठीक है जी। यस रोहित कुमार, 180 सवाल का आंसर है, बढ़िया सवाल है। तो 3 क्वेश्चन कराए मैंने, ये क्वेश्चन पता ही नहीं लगता कि एलिगेशन से करना, इसलिए आपको इनको एक बार और घर पे जाके प्रैक्टिस करना पड़ेगा, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस वाले। आगे चलते हैं, अगला टाइप मेरे प्यारे दोस्तों। सारे टाइप हाई लेवल हैं, टफ है, मुश्किल है। ये जी बताओ जी इसका क्या आंसर है? सवाल नंबर 38। बहुत बढ़िया सवाल है मेरे भाई, बहुत बढ़िया सवाल। अगर आप इंटेलिजेंस ब्यूरो का बैंकिंग का पेपर देंगे मेरे दोस्तों, तो आपको यह सवाल दिखाई देता है, वहां पर बहुत ज्यादा है। एक आदमी मेरे दोस्तों एक पेन बेचता है, पैकेट नहीं, पेन आएगा मेरे भाई यहां पर। ये पेन, ये पेन आएगा बच्चों। अब पढ़िए, एक आदमी एक पेन बेचता है 21% प्रॉफिट पे और पेंसिल बेचता है 48% प्रॉफिट पे, तो वो कुल 1890 रुपए का प्रॉफिट कमाता है। ठीक है, बट इफ ही सेल्स, अगर वो पेन को 21/4% के प्रॉफिट पे बेचता है और पेंसिल को 15% के लॉस पे बेचता है, तो उसे ना तो प्रॉफिट होता है ना लॉस होता है। ठीक है, तो आपसे पूछा पेन का और पेंसिल का सीपी क्या है। इस सवाल में आपको 2 केस दिए गए भाई, एक आप पेन बेच रहे हो, एक आप पेंसिल बेच रहे हो, लेकिन इस सवाल में आपको मेरे भाई 2 केस दिए, आप पेन बेचते हो और पेंसिल बेचते हो। ध्यान से सुनेगा मेरे दोस्त, पहली लाइन में बोला है पेन 21% प्रॉफिट पे बेचते हो, पेंसिल 48% प्रॉफिट पे, कुल 1890 का प्रॉफिट होता है। लेकिन जो सेकंड लाइन है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड लाइन, अगर आप पेन 21/4% प्रॉफिट पे बेचते हो, पेंसिल 15% लॉस पर बेचते हो, तो ना तो आपको प्रॉफिट होता है ना आपको लॉस होता है, ना आपको प्रॉफिट होता है ना आपको लॉस होता है। सेकंड लाइन ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको यह पढ़ाया है। देखो यहां आप एलिगेशन भी लगा सकते हो, बेसिक भी लगा सकते हो, एलिगेशन बेसिक दोनों लग जाएगा। मैंने आपको यह पढ़ाया है कि प्रॉफिट या लॉस पे एलिगेशन लगाने से सीपी का रेशियो आता है। एलिगेशन है तो मैं आपको चलो एलिगेशन ही सिखा देता हूं। पेन
प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज सीपी को, क्रिय मूल्य को बेस मान के निकाला जाता है, सीपी का रेशियो आता है। सेकंड लाइन खास है मेरे भाई, यहीं से सवाल सॉल्व होगा। बोला है अगर आप पेन को 21/4% प्रॉफिट में बेचते हो, अगर आप पेन को 21/4% के प्रॉफिट में बेचते हो, ओके, और पेंसिल को 15% के लॉस पर बेचते हो, पेंसिल को 15% लॉस में, लॉस का मतलब माइनस, प्रॉफिट मतलब प्लस। अगर पेन को 21/4% प्रॉफिट में बेचते हो, पेंसिल को 15% लॉस में बेचते हो, तो ना तो आपको प्रॉफिट होता है ना लॉस होता है, यानी कि ओवरऑल सामान 0% के प्रॉफिट लॉस पर सेल हुआ। नो प्रॉफिट नो लॉस का मतलब है 0%। सामान पेन और पेंसिल आपने जितने में खरीदा था, पेन और पेंसिल उतने रुपए का ही बिक गया, नो प्रॉफिट नो लॉस हुआ। नो प्रॉफिट नो लॉस का मतलब 0%, सीपीएसपी इक्वल हो गया। तो अगर आप पेन को 21/4% के प्रॉफिट में बेचते हो, पेंसिल को 15% लॉस में बेचते हो, तो ओवरऑल आपको 0% मिलता है ट्रांजैक्शन में, नो प्रॉफिट नो लॉस। एलिगेशन लगाओ प्रॉफिट लॉस पे, यहां पे परसेंटेज पे सीपी का रेशियो आ जाएगा। 0 में से माइनस का 15 घटाएंगे 15, और 21/4 में से 0 घटाएंगे 21/4। ये आ गया सीधा का सीधा, डायरेक्ट आ गया प्यारे बच्चों। ये पेन और पेंसिल के क्रिय मूल्य का अनुपात आ गया, सीपी का रेशियो। ठीक है जी। हालांकि सॉल्व हो रहा है तो काट लीजिए, 3 पंजे 15 और ये 3 सत्ते 21, 4 की यहां गुणा हो जाएगी, 4 पंजे 20 रेशियो 7, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी ना ऐसे, 4 की यहां पे 4 पंजे 20 रेशियो 7। ये पेन और पेंसिल के कॉस्ट प्राइस का क्रिय मूल्य का रेशियो आ गया। और सवाल में यही पूछा है पेन पेंसिल का सीपी क्या है, तो आंसर ऐसा ऑप्शन होना चाहिए जिसका रेशियो 20:7 हो। हालांकि ये भी 20:7 का रेशियो, ये भी 20:7 का रेशियो, ये भी 20:7 का, सारे ही ऑप्शन 20:7 के रेशियो में। ये सवाल ऑप्शन से तो होगा नहीं, ये सवाल ऑप्शन से तो होगा नहीं, क्योंकि सारे ही ऑप्शन में पेन पेंसिल का सीपी का रेशियो 20:7 होना चाहिए सारी ऑप्शन में। अब सॉल्व करना पड़ेगा। अब सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल करेंगे पहली लाइन। पहली लाइन क्या कह रही है? पहली लाइन ये कह रही है कि अगर आदमी पेन बेचता है 21% के प्रॉफिट में और पेंसिल बेचता है 48% के प्रॉफिट में, तो कुल 1890 रुपए का प्रॉफिट होता है। अगर कोई आदमी पेन पे 21% लाभ कमाता है, पेंसिल पे 48% का लाभ कमाता है, तो कुल 1890 का प्रॉफिट होगा। देखो परसेंटेज सीपी पे निकाला जाएगा, प्रॉफिट परसेंटेज। परसेंटेज निकालना आसान होता है अगर एंड में 2 जीरो लगाओ। अगर किसी भी संख्या के एंड में 2 जीरो लगाए तो परसेंटेज निकालना आसान है। ये पेन पेंसिल के सीपी का रेशियो, तो यहां 2 जीरो बढ़ा लेते ना। मान लीजिए पेन का सीपी 2000 है, पेंसिल का 700 है, 2 जीरो बढ़ा लिया मैंने अपनी मर्जी से 2 जीरो बढ़ा लिया मेरे भाई। पेन का सीपी 2000 यूनिट है, पेंसिल का 700 यूनिट है। पेन का सीपी 2000 है, पेंसिल का 700 है। अब आपने पेन को बेचा 21% लाभ पे, तो पेन का सीपी 2000 है। पेन आपने बेचा 21% लाभ पे, तो 2000 का 21% कितना होता है? देखो आसानी से निकल जाएगा, 420 का प्रॉफिट होगा। पेंसिल को आपने बेचा 48% लाभ पे, पेंसिल का सीपी 700, 700 पे 48% का प्रॉफिट होगा, तो कितना आएगा भाई? 700 का 48%, 2 जीरो से परसेंटेज कट जाएगा, 48 सत्ते कितना आएगा मेरे भाई? 336, 280 और 56, 336। तो कुल प्रॉफिट कितना हुआ? 420 और 336, ये आ गया मेरे भाई 756। 420 और 336 कुल प्रॉफिट हुआ 756, जबकि सवाल के अनुसार कुल प्रॉफिट हुआ कितना? 1890 रुपए का। 1890 रुपए का। क्लियर है? आप बोलोगे यस सर एकदम क्लियर है। पेन का सीपी 2000, 2000 का 21% 420 का, पेंसिल का सीपी 700, 700 का 48% 336 का, कुल प्रॉफिट हुआ 756। कुल प्रॉफिट 1890 रुपए का। कितने गुना है? 189 से 4 बार कट रहा है मेरे दोस्तों, 756, और 4 से 10, एक जीरो बच गया ना, 4 से 10 कट रहा है, 2.5 बार, 2.5 चौका 10 होता है, 2.5 गुना, ये 2.5 गुना है, ये 2.5 गुना। अगर ये 2.5 गुना है तो पेन का सीपी भी 2000 का 2.5 गुना होगा। 2000 का 2.5 गुना यानी कि 5000 रुपए पेन का सीपी आ गया मेरे दोस्तों। बहुत बेस्ट सवाल है। पेंसिल का सीपी भी 7000 का 700 का 2.5 गुना होगा। 700 का 2.5 गुना 25 सत्ते 175, 1750 रुपए। यानी कि पेन बड़ा महंगा है भैया ये तो।
5,000 रुपए का पेन है और पेंसिल है 1750 की, सी ऑप्शन। और ये मेंस का सवाल है, बैंकिंग का पूछा हुआ मेंस का क्वेश्चन। यस रोहित कुमार, समझ में आ गया भाई? क्या आपको सवाल समझ में आ गया भैया? प्रॉफिट देखो, दो चीजें थी, ये एक सवाल नहीं है मेरे भाई, इस सवाल में दो सवाल है। मुश्किल सवाल क्यों कह रहा हूं? क्योंकि दिस इज नॉट ए सिंपल क्वेश्चन। एक सवाल यहां ऊपर सॉल्व हुआ, एक सवाल यहां ये नीचे सॉल्व हो रहा है, एक सवाल है ये नीचे सॉल्व हो रहा है, ये ठीक है भाई। तो दो सवाल को मिला के बना हुआ है, पहले एलिगेशन लगा के पेन पेंसिल के सीपी का रेशियो लगाया, फिर ना परसेंटेज कैलकुलेट करना, 2 जीरो बढ़ा ली, पेन पे 21% प्रॉफिट, पेंसिल पर 48%, कुल प्रॉफिट है 756, कुल प्रॉफिट दिया है 1 यूनिट की वैल्यू आ गई, पेन का सीपी 2000 का 2.5 गुना, 700 का 2.5 गुना, 1750। बहुत बहुत बढ़िया सवाल है, ठीक है जी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट सवाल नंबर है 39 नंबर क्वेश्चन 39। ये बताइए बच्चों, 39वां सवाल, और मैं कहूंगा एलिगेशन का सबसे बेस्ट सवाल अगर कोई है तो यही है, यही है, यही है। ये सवाल 39वां और 40वां दोनों ही ट्रिपल एलिगेशन के सवाल हैं भाई, ट्रिपल एलिगेशन के। हमने कल की क्लास में सवाल किए थे डबल एलिगेशन वाले, ये सवाल है ट्रिपल एलिगेशन वाला, ट्रिपल एलिगेशन वाला। ये सवाल ऐसा कोई सरकारी एग्जाम नहीं, एसएससी का, कैट का, सीडीएस का, तीनों एग्जाम में आने वाला अकेला सवाल है, एज इट इज सेम डाटा के साथ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस सवाल से बहुत सारे कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे, बहुत सारी कंफ्यूजन दूर होगी मेरे दोस्त। चलिए पहले सवाल पढ़ते हैं, मैं बहुत धीरे धीरे समझाऊंगा टाइम लेके। 3 क्लास है मेरे भाई, एक्स वाई और जेड, 3 क्लास है, एक्स वाई और जेड, उनका एक टेस्ट हुआ। एक स्कूल में 3 क्लास है, एक्स वाई जेड, उनका टेस्ट हुआ। क्लास एक्स का एवरेज स्कोर है 83, ठीक बात। क्लास वाई का एवरेज स्कोर है 76, ठीक है। और तीसरी क्लास जेड का एवरेज स्कोर है 85, तीनों क्लास का एवरेज स्कोर पता है। उसके बाद क्लास एक्स और वाई टुगेदर का एवरेज स्कोर है 79, एवरेज स्कोर ऑफ ऑल स्टूडेंट इन क्लास एक्स एंड वाई टुगेदर इज 79। यानी कि दोनों क्लास एक्स वाई को एक साथ बिठा दिया जाए तो एक्स और वाई टुगेदर का दोनों क्लास का मिलाकर एवरेज स्कोर 79 है। ऐसे ही द एवरेज स्कोर ऑफ ऑल द स्टूडेंट इन क्लास वाई एंड जेड टुगेदर इज 81। क्लास वाई और जेड के सभी स्टूडेंट्स का मिलाकर एक साथ एवरेज स्कोर 85 है। आपसे पूछा क्या है, व्हाट द एवरेज स्कोर ऑफ ऑल दी 3 क्लासेस टेकन टुगेदर, तीनों क्लासेस का मिलाकर, यानी कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तीनों क्लासेस का मिलाकर एवरेज स्कोर क्या है, यह सवाल है। समझ में आई बात? आप बोलोगे हां जी सर। अब इस सवाल को करने से पहले आप यह समझो कि एवरेज स्कोर क्लास का निकालते कैसे हैं। किसी भी क्लास का हम लोग एवरेज स्कोर निकालते कैसे, हाउ कैन वी फाइंड आउट द एवरेज स्कोर? तो एवरेज स्कोर होता है भाई, क्लास में जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं सभी के टोटल मार्क्स ऐड कर लो, क्लास में जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं सबके मार्क्स ऐड कर लो बच्चों, टोटल मार्क्स, और बटे डिवाइड कर दो स्टूडेंट की संख्या से, नंबर ऑफ स्टूडेंट, ऐसे ही निकाला जाता है। ये मैं आपको पहले भी पढ़ा, मान लीजिए क्लास में 50 बच्चे पढ़ रहे हैं तो सब बच्चों के मार्क्स जाओ, सब बच्चों के मार्क्स पूछो, सबके मार्क्स ऐड कर लो और डिवाइड कर दो। अगर 50 बच्चे पढ़ रहे हैं तो 50 से, यानी कि एवरेज मार्क्स स्टूडेंट की संख्या को बेस मान के निकाला जाता है। हम तब तक एवरेज स्कोर या एवरेज मार्क्स नहीं बता सकते जब तक यह ना पता हो कि क्लास में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं। तो भाई अगर हम एवरेज मार्क्स पे ही एलिगेशन लगा दे, एवरेज स्कोर पे एलिगेशन लगा दे, तो एवरेज स्कोर पे एलिगेशन लगाने से स्टूडेंट की संख्या का रेशियो आएगा, क्योंकि एलिगेशन से हमेशा बेस वैल्यू का रेशियो आता है। तो एवरेज स्कोर पर एलिगेशन से स्टूडेंट की संख्या का रेशियो आ जाएगा। तो वही हम करते हैं मेरे भाई, ध्यान से सुनना सब बच्चे, सब बच्चे।
क्लास एक्स में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनका एवरेज स्कोर है 83। क्लास वाई में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनका एवरेज स्कोर है 76। जबकि बोला एक्स और वाई टुगेदर का, क्लास एक्स और वाई को इकट्ठा बिठा दिया जाए एक साथ सभी बच्चों का, एक्स और वाई के एक साथ सभी बच्चों का, तो एवरेज स्कोर है 79। ये बोला गया ना, एक्स प्लस वाई का एवरेज स्कोर है 79 क्लास एक्स और वाई टुगेदर का। एलिगेशन लगा के क्लास एक्स और वाई में स्टूडेंट की संख्या का रेशियो आ जाएगा 79 में से 76 घटाएंगे 3 और 83 में से 79 घटाएंगे 4। ये एक्स और वाई क्लास में स्टूडेंट की संख्या का रेशियो आ गया 3-4। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर समझ आ गया है। ऐसे यहां पर मुझे वाई और जेड टुगेदर का एवरेज स्कोर दिया है। फिर से देखिए, क्लास वाई का एवरेज स्कोर कितना है 76, क्लास जेड का एवरेज स्कोर कितना है 85, और सवाल में यह भी बताया कि दोनों क्लास वाई और जेड का टुगेदर एक साथ, वाई प्लस जेड दोनों क्लासेस का टुगेदर जो एवरेज स्कोर है वाई प्लस जेड वो 81 है। क्या है बच्चों? 81। तो यहां एलिगेशन से एवरेज स्कोर पे एलिगेशन लगाएंगे, वाई जेड में संख्या का रेशियो आ जाएगा 85 में से 81 घटाएंगे 4, 81 में से 76 घटाएंगे 5। ठीक है क्या? ये आ गया। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हां जी सर। तो मेरे पास दो अलग अलग रेशियो हैं। यहां से मैं ये बता सकता हूं कि क्लास एक्स वाई और जेड, दो बार एलिगेशन लगा दिया। यहां से मैं बता सकता हूं कि तीनों क्लास एक्स वाई और जेड में स्टूडेंट की संख्या का रेशियो क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का रेशियो क्या है, बता सकता हूं। यहां से हम ये बता सकते हैं कि क्लास एक्स वाई और जेड में स्टूडेंट की संख्या का रेशियो क्या है, क्योंकि भाई एक्स और वाई का रेशियो है 3-4। क्लास एक्स और क्लास वाई में स्टूडेंट की संख्या का रेशियो है 3-4, जबकि वाई और जेड में स्टूडेंट की संख्या का रेशियो 4-5 है, वाई जेड में 4-5। तो यहां अगर ध्यान से देखें तो दोनों ही जगह वाई की वैल्यू सेम है 4, और यहां भी 4, दोनों जगह वाई की वैल्यू सेम है। बोलो, अगर सेम नहीं होती तो भैया रेशियो को बैलेंस करना पड़ता, पर यहां इतनी मेहनत भी नहीं है भैया, इतनी मेहनत भी नहीं है, बैलेंस करना पड़ता। भाई क्लास एक्स और वाई का स्टूडेंट की संख्या का रेशियो 3-4 है और वाई जेड में 4-5 है। तो देखिए दोनों ही जगह वाई की वैल्यू 4 हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यानी कि 4-5 आ जाएगा। तो तीनों क्लास एक्स वाई जेड में स्टूडेंट की संख्या का रेशियो 3-4-5 है। बोलिए, तीनों ही क्लास एक्स वाई जेड में स्टूडेंट की संख्या का रेशियो 3-4-5 है। क्लास एक्स में 3 है, वाई में 4, जेड में 5, अलग अलग स्टूडेंट है। अच्छा, अब आगे चलिए, हमें यह बताया गया कि तीनों क्लास में एवरेज स्कोर क्या है। हमें साफ साफ खुल के बताया गया है कि तीनों क्लास एक्स वाई जेड में पढ़ने वाले बच्चों का एवरेज स्कोर क्या है। क्लास एक्स के स्टूडेंट का एवरेज स्कोर है 83, क्लास वाई के स्टूडेंट का एवरेज स्कोर है 76, क्लास जेड के बच्चों का एवरेज स्कोर है 85, क्लास जेड के बच्चों का एवरेज स्कोर 85। ये बताया गया। आखिर में इस सवाल में पूछा क्या है भाई मेरे, आखिर में इस सवाल में पूछा यह है कि तीनों क्लास का मिलाकर व्हाट इज एवरेज स्कोर फॉर ऑल द 3 क्लास टेकन टुगेदर, तीनों क्लास का एवरेज स्कोर क्या, तीनों क्लास का मिलाकर, यानी कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तीनों क्लास का मिलाकर एवरेज स्कोर क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का तीनों ही क्लास का एवरेज स्कोर क्या है, यह आपसे पूछा गया है। तीनों ही क्लास का एवरेज स्कोर क्या है, तो भैया प्लस आ गया, तीनों क्लास का टुगेदर एवरेज स्कोर क्या है, प्लस आ गया, और जहां आएगा बीच में प्लस वहां क्या लगेगा, डेविएशन। तो यहां डेविएशन मेथड से मेरे भाई आपको यह बताना है कि तीनों क्लास का एवरेज स्कोर क्या है। यह मैं आपको परसेंटेज में सिखा चुका हूं, एग्जाम्पल भी दे चुका हूं कि कैसे निकालेंगे मेरे दोस्त। देखो यहां मिनिमम स्कोर जो है, मिनिमम एवरेज स्कोर है 76, मैक्सिमम है 85।
आंसर मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में होगा, है ना। आप अपनी मर्जी से कोई भी नंबर मान लो, मिनिमम है 76, मैक्सिमम है 85। मिनिमम मैक्सिमम के बीच में कोई भी नंबर मान लो। मैंने मान लिया कि तीनों क्लास का एवरेज स्कोर 80 है। आसान से नंबर मान लीजिए, मैंने मान लिया तीनों क्लास का एवरेज स्कोर 80 है। मान लिया तीनों क्लास का टुगेदर। अब आप एवरेज 80 से कंपेयर करो, पर ये तो 83 है बेटा, 3 ज्यादा है। 3 बच्चों के एवरेज मार्क्स 3 ज्यादा है, 3 तिया 9। मैंने 80 माना, ये तो 76 से 4 कम है, तो 4 बच्चों के एवरेज मार्क्स 4 कम है, 4 चौक 16। मैंने 80 माना एवरेज स्कोर, पर तीसरी क्लास जेड का 85 है, 5 ज्यादा है, तो 5 बच्चों का एवरेज स्कोर 5 ज्यादा है। तो डेविएशन कितना आ जाएगा मेरे भाई? ये आ जाएगा 3 तिया 9, 9 में से माइनस का 16, 9 माइनस 16 माइनस का 7, और ये 5 बच्चे 25, 25 माइनस 7 18। ये आपका डेविएशन आ जाएगा ना। देखो ना भाई, 3 तिया 9, 4 चौक माइनस का 16, और 5 बच्चे 25, तो 25 9 34, 34 माइनस 16 18। तो डेविएशन आ जाएगा मेरे भाई आपका 18। कोई प्रॉब्लम? मैंने एवरेज से कंपेयर किया, 3 तिया 9 माइनस 16 माइनस का 7 प्लस 25 18। डेविएशन केक कटेगा तो सभी बटेगा, सभी स्टूडेंट्स में डिवाइड हो जाएगा। सभी स्टूडेंट है कितने? तीनों क्लास में सारे स्टूडेंट है कितने? एक्स प्लस वाई प्लस जेड में 3 4 7 5 12। तीनों क्लास में 12 स्टूडेंट है, तो बटे 12, 12 बच्चों में बांट दीजिए। 12 से 18 1.5 बार जाएगा, 1.5 बार। 80 में 1.5 जोड़ेंगे, 81.5। 81.5 तीनों क्लास का मिलाकर एवरेज स्कोर है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। और इतना करना ही पड़ेगा इस सवाल में, इसलिए यह सवाल है ट्रिपल एलिगेशन वाला। ये 3 सवाल है बेटा। एक बार एलिगेशन ये लगाना पड़ा, एक बार एलिगेशन ये लगाना पड़ा, और तीसरी बार हमने इजी कैलकुलेशन के लिए डेविएशन लगा दिया, आ गया आंसर। ये होता है बेटा अच्छे सवाल की पहचान। इसलिए सवाल सबसे पहले कैट के पेपर में आया, फिर सीडीएस में आया है। समझ में आया बच्चों? अगर आपको सवाल पूरी तरीके से समझ में आ गया है तो कमेंट में यस लिख दो। कैसा लगा बच्चों आपको ये सवाल? निखिल यादव कैसा लगा? नहीं विकास भट्ट। एक बार मुझे कमेंट्स बताओ कि इस सवाल से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला, मजा आया कि नहीं आया? हाँ जी, एकदम मस्त है ना। चलो देखो, ऐसा नहीं कि आप यहां डेविएशन ही आसान है, डेविएशन ही बेस्ट मेथड है, लेकिन आप यहां भी एलिगेशन लगा सकते थे। जैसे मैं ये आगे ये वाला जो स्टेप है, ये भी मैं एलिगेशन से करके दिखा सकता हूं। ये स्टेप भी जो है मैं एलिगेशन से करके दिखा सकता हूं। ध्यान सुनिएगा मेरे भाई, मैंने एलिगेशन लगा के बड़ी मेहनत से पता किया कि भाई 3 क्लास एक्स वाई जेड है, तीनों ही क्लासेस का स्टूडेंट की संख्या का रेशियो 3 4 5 है। हमें पूछा तीनों क्लासेस का टुगेदर एवरेज स्कोर क्या होगा। एक बार बताइए, क्लास एक्स का जो है मेरे भाई एवरेज स्कोर क्या है? दिया हुआ है पहली लाइन में 83। क्लास एक्स का एवरेज स्कोर 83। क्लास वाई और जेड का टुगेदर एवरेज स्कोर क्या है? वाई और जेड का ये भी दिया हुआ मेरे भाई। वाई और जेड का एवरेज स्कोर ये रहा। क्लास वाई और जेड का एवरेज स्कोर है 81। वाई और जेड का एवरेज स्कोर है 81। मेरे भाई अगर आप एलिगेशन लगाओगे तो देखिए ऐड होता है, एलिगेशन में हम मीन वैल्यू आएगी, मीन वैल्यू यानी कि ऐड होगा। ये क्लास एक्स हो गया मेरे दोस्तों, एक्स, और ये हो गया क्लास वाई प्लस जेड टुगेदर। तो अगर आप इनको जोड़ेंगे एक्स को और वाई प्लस जेड को, अगर आप एक्स को और वाई प्लस जेड को जोड़ोगे तो यहां एक्स प्लस वाई प्लस जेड ही तो आएगा। यही तो मीन वैल्यू है जो आपको निकालनी है अभी। यही तो मीन वैल्यू निकालनी, तीनों क्लास का एवरेज स्कोर। और एवरेज स्कोर पे एलिगेशन लगाओगे, एवरेज स्कोर पे एलिगेशन लगाओगे तो रेशियो किसका आएगा? स्टूडेंट की संख्या का।
अगर बच्चों आप एवरेज स्कोर पे एलिगेशन लगाओगे स्टूडेंट, तो रेशियो किसका आएगा? स्टूडेंट की संख्या का। मुझे पता है क्लास एक्स में 3 बच्चे हैं, 3 बच्चे, और वाई और जेड में कितने बच्चे? 4 5 9 बच्चे। वाई और जेड में 9 बच्चे हैं, 9 बच्चे। क्लास एक्स में 3 बच्चे, वाई और जेड में मेरे भाई 9 बच्चे, यानी कि एक्स में और वाई और जेड में 4 5 9 हो गया ना, वाई और जेड में। स्टूडेंट की संख्या का रेशियो 1:3 है। क्लास एक्स में और वाई और जेड में स्टूडेंट की संख्या का रेशियो 1:3 है। और आपको यहां पर मीन वैल्यू बतानी है। आपको यहां पर मीन वैल्यू बतानी है, क्या आएगा बताओ जी? मीन वैल्यू सॉल्व करनी है। मैंने आपको सिखाया हुआ है कि एलिगेशन में इन दोनों का जो डिफरेंस है, इन दोनों का जो डिफरेंस है वही रेशियो ब्रेक होता है। 83 और 81 का डिफरेंस है 2। 83 81 का डिफरेंस 2 है। यही जो डिफरेंस है 1:3 में ब्रेक होगा। 1 और 3 कितना है? 4। 4 का आधा होता है 2। 4 का आधा है 2, तो 1 का आधा आ जाएगा 0.5 और 3 का आधा आ जाएगा 1.5। 3 का आधा आ जाएगा 1.5, 1.5 आ जाएगा। यही 4 1:3 में ब्रेक होगा। अब बताओ, ये मीन वैल्यू जो भी आएगा 83 से छोटा आएगा, 81 से बड़ा आएगा। मीन वैल्यू 81 से बड़ा आएगा। कितना बड़ा आएगा? 0.5 बड़ा आएगा। तो 81 में 0.5 जोड़ो, 81.5। अब भी आंसर 81.5 आया कि नहीं? बोलो 81.5। बिल्कुल मेंटल राजा जी, आप सही कह रहे हैं। सवाल आसान है पर पूरा करना पड़ेगा, स्टेप स्किप नहीं कर सकते। तो वी कैन डू इजिली बाई एवरेज फॉर्मूला। यस, आप एवरेज फॉर्मूला पर उस पर कैलकुलेशन करनी पड़ेगी ना बेटा। ओमपाल यादव जी, आप लेक्चर बंद करके दोबारा परसेंटेज से शुरू करो पढ़ना, दोबारा से, ठीक है? ओमपाल यादव, आपका खेल खत्म है बेटा। आपने सब बीच में गुड़गोबर कर दिया है। आपको डेविएशन की, एलिगेशन की कुछ समझ नहीं है। और अब बेटा ये चैप्टर में समाप्त कर रहा हूं। आप ये मत सोचो कि मैं बेसिक बताने बैठूंगा। बेसिक में पढ़ा चुका, निपटा चुका, सवाल भी उड़ा चुका। अब ये चैप्टर एंड हो रहा है, बेसिक नहीं होगा अब ये, ठीक है? बेसिक का तो कब का हम अंतिम संस्कार कर चुके हैं बेटा। अब हम सवालों की जो है अर्थी उठा रहे हैं। बेसिक का तो कब का अंतिम संस्कार हो गया। आगे चलेंगे ऐसा ही एक और सवाल। सवाल नंबर है 40। ओके, 40वां क्वेश्चन बनाओ। ये सवाल भी ट्रिपल एलिगेशन वाला है। ये सवाल भी ट्रिपल एलिगेशन वाला है, ठीक है जी? करिए। एक शॉपकीपर 3 आइटम्स बेचता है एक्स वाई जेड। 24%, 13%, 8% का लॉस होता है। एक्स और वाई पे मिलाकर जो एवरेज लॉस है, ओवरऑल लॉस एक्स और वाई पे 19 सही 2/7% है। वाई जेड पे 10 सही 7/9% है। तो तीनों आइटम्स पे मिलाकर ओवरऑल लॉस परसेंटेज क्या होगा? सेम ही तो सवाल है, सेम ही तो सवाल है। देखो, चाहे प्रॉफिट परसेंटेज पे और लॉस परसेंटेज पे एलिगेशन लगा के सीपी का रेशियो आएगा। एक आदमी 3 आर्टिकल बेचता है एक्स वाई जेड। तीनों आर्टिकल पर बेचने से 24 13 8% का लॉस होता है। वैसे यहां पे ना सब जगह लॉस ही हो रहा है। लॉस होता है नेगेटिव, नेगेटिव होता है लॉस मेरे भाई। लेकिन बार बार नेगेटिव का साइन लिखने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि सब जगह ही नेगेटिव आएगा, तो इसे इग्नोर करो। तो भैया अगर आपको ये सवाल पता करना है कि तीनों आइटम्स पे ओवरऑल लॉस परसेंटेज क्या है, तो इसके लिए आपको तीनों आर्टिकल का सीपी का रेशियो पता लगाना पड़ेगा। तो मेरे भाई ये सवाल बिल्कुल वैसे ही होगा। यहां पर 2 आर्टिकल एक्स और वाई हैं। एक्स बेचा गया 24% के लॉस पे, वाई बेचा गया 13% के लॉस पे। समझ में आई बात? आप बोलोगे हाँ सर। एक्स और वाई पे कितना लॉस हुआ? कुल एक्स और वाई पे कुल लॉस है 19 सही 2/7%। एक्स और वाई पे कुल लॉस है 19 सही 2/7%। ये आ गया। एक्स बेचा गया 24% लॉस पे, वाई 13% पे। एक्स वाई पे कुल लॉस है 19 सही 2/7%। एलिगेशन लगा दो। 19 सही 2/7 में से 13 घटाऊंगा
तो 6 सही 2/7। 24 में से घटाओ, 24 में से 20 घटाइएगा भैया, 4 7 है, 7 में से 2 घटाओ 5, 4 सही 5/7। तो 7 छिंग 42 और 2 44/7, और रेशियो 7 चौक 28 और 5 33/7। 7 से 7 कट जाएगा, 11 चौक 44, 11 तिया 33, यानी कि 4:3 है ना। 7 से 7 कटेगा, 11 चौक 44, 11 तिया 33, 4:3। तो यानी कि इनके सीपी का रेशियो 4:3 आ गया। एक्स और वाई के सीपी का रेशियो 4:3। ऐसे ही सवाल में दिया वाई और जेड का कुल, वाई और जेड का, वाई जेड पे एलिगेशन लगाओ। आर्टिकल वाई को बेचा 13% के लॉस पे, जेड को बेचा है 8% के लॉस पे। वाई और जेड पर कुल लॉस है 10:7/9%। वाई जेड पर कुल लॉस 10 सही 7/9% का है। वाई जेड पर कुल लॉस, ठीक है। एलिगेशन लगाओ, वाई जेड के सीपी का रेशियो आएगा 10 सही 7/9 में से 8 घटाएंगे, 2 सही 7/9। घटाना आना चाहिए जल्दी जल्दी। 13 में से घटाएंगे, 13 में से 11 घटाओ 2, 7/9 घटाएंगे 1 में से 2 सही 2/9, है ना। परसेंटेज चैप्टर में यह भी सिखा चुका हूं कि फ्रैक्शन को जल्दी कैसे घटाते, मैं सिखा चुका हूं। 9 दूनी 18 और 7 25/9, 9 दूनी 18 2 20/9, 9 से 9 कट जाएगा, 5 पच्चे 25, 5 चौक 20, 5:4 आएगा, 5:4। यानी कि वाई जेड के सीपी का रेशियो आएगा, रेशियो सॉल्व कर लिया ना मैंने, 5:4 आ गया। वाई जेड के सीपी का 5:4 आ गया। अब एक बात देखो, अब हमें यह पता लगाना है कि तीनों आर्टिकल एक्स वाई और जेड, तीनों आर्टिकल के सीपी का रेशियो कितना है। तीनों आर्टिकल है एक्स वाई जेड, इन तीनों आर्टिकल के सीपी का रेशियो कितना है, यह बताइए मेरे दोस्त जल्दी से। देखो भाई, यहां एक्स वाई का रेशियो 4:3 है और वाई जेड का रेशियो 5:4 है। ये तो भैया अलग अलग है, सेम थोड़ा ना है। यहां एक्स वाई का रेशियो 4:3 है, वाई जेड का रेशियो 5:4 है। तो यहां वाई की वैल्यू यहां 3 है, यहां 5 है, सेम करना पड़ेगा। 3 5 को 15 बनाना पड़ेगा। यहां 5 से गुणा कर लेते हैं, इस रेशियो को 3 से गुणा कर लेते हैं। अब सेम हो गया मेरे भाई। तो एक्स का सीपी है 4 पंजे 20, वाई का सीपी है 3 पंजे 15। अगर वाई का सीपी 3 पंजे 15 तो जेड का आएगा 3 चौक 12। ये तीनों आर्टिकल के एक्स वाई जेड के सीपी का रेशियो आ गया, जो बहुत ज्यादा मेहनत करके निकालना पड़ा है एलिगेशन से। अब सवाल में पूछा तीनों आर्टिकल पर, तीनों आइटम्स पर कुल कितना परसेंट लॉस है। आर्टिकल एक्स पे लॉस है 24%, वाई पे लॉस है 13%, जेड पे लॉस है 8%। 8%। सवाल यह है तीनों आर्टिकल पर कुल मिलाकर, तीनों आर्टिकल पर कुल मिलाकर कितने परसेंट का लॉस है तीनों आर्टिकल पर, बताइए। तीनों आर्टिकल पर कुल मिलाकर कितने परसेंट का लॉस है, फटाफट जवाब दीजिए बच्चों। देखो सवाल का डाटा बहुत आसान है, इस सवाल का डाटा बहुत इजी है। आप वेटेड एवरेज से भी निकाल सकते हैं, डेविएशन से भी। मिनिमम लॉस 8 है, मैक्सिमम 24 है। आप अपनी मर्जी से 8 और 24 के बीच में कोई भी नंबर मान लो। जिसको नहीं आता ये तरीका, लेक्चर बंद करो, कोई फायदा नहीं ये लेक्चर पढ़ने का। जाके परसेंटेज में दोबारा डेविएशन पढ़ो, दोबारा पढ़ता रहो मेरे भाई। आप परसेंटेज से आगे मत बढ़ो कभी, तुम्हारी हैसियत नहीं है बेटा पढ़ने की, क्योंकि तुम मेहनत ही नहीं करते। मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में आता, 8 और 24 के बीच में आएगा आंसर। सारे आंसर भी 15% के करीब है। तो मैंने मान लिया कि माना तीनों आइटम्स पे मिलाकर आपको 15% का लॉस है। मैंने मान लिया, खुद मान लिया अपनी मर्जी से कि माना तीनों वस्तुओं पर मिलाकर 15% का लॉस है। तो 15 से कंपेयर करो, 15% माना, लेकिन यहां तो 24% लॉस है, 9% ज्यादा है। तो 20 का 9%, 20 निम्न 180 ज्यादा हो रहा है। मैंने 15 माना पर ये तो 13 है, 2% कम। या 15 का 2%, 15 दूनी 30 कम हो रहा है। मैंने 15 माना था पर यहां तो 8% लॉस है, 7% कम। तो 12 सत्ते 84 कम हो रहा है मेरे भाई। अब एक बात बताओ, डेविएशन कितना आएगा। 20 नम्मा 180, 180 में से 30 घटाऊंगा 150, 150 में से 12 सत्ते 84 घटाऊंगा
150 में से 84 घटाऊंगा तो 50 और 16 66 आ जाएगा। 66% आपका डेविएशन आ गया बेटे। केक कटेगा तो सभी में बटेगा, टोटल में डिवाइड हो जाएगा टोटल सीपी। टोटल सीपी है 20, 15 35 और 12 47 आ गया। ये आपका ओवरऑल लॉस परसेंटेज आ गया। ये होता है डेविएशन मेथड। जाके पढ़ो डेविएशन में 3 घंटे क्या है। ये चीज समझने के लिए आपको 3 घंटे की क्लास 3 घंटे पढ़ना पड़ेगा डेविएशन। 3 घंटे पढ़ने के बाद ये करना समझ में आता है कैसे होता है। 15% मान लिया, 15 से 24 9 ज्यादा, 20 में 180, ये 2 कम है, 15 दूनी 30 से 7 कम है, 12 सत्ते 84, 180 माइनस 30 150 माइनस 84 66%। कितने समान पर? 20 15 35 और 12। टोटल जो है 20 15 35 12 47 के समान पर। तो 47 से 66 जो है एक बार कट जाएगा 1 पॉइंट समथिंग। तो आंसर 15 और 1 16 पॉइंट समथिंग आएगा। 16.1 ही आंसर है, सी। ये आंसर आ गया। ठीक है जी, आइए आगे। आखिरी सवाल। अच्छे सवाल हो गए आज सारे के सारे ना। इस चैप्टर का आखिरी सवाल मेरे भाई, और ये बहुत शानदार सवाल है। सवाल हमने इसलिए लिया कि वेरिएबल देख के ना बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, आप मत होना। एक विलेज में पी पर्सन है, एक गांव में पी आदमी है। पी पर्सन में से x% कैन रीड एंड राइट। x% पढ़ और लिख सकते हैं, यानी कि x% पढ़े लिखे हैं। आगे बोला है ऑफ द मेल अलोन y% एंड फीमेल अलोन z% कैन रीड एंड राइट। मेल पॉपुलेशन का y%, फीमेल अलोन का z% पढ़ लिख सकते हैं। तो आपसे पूछा है बताओ गांव में कितने मेल है इन टर्म्स ऑफ पी एक्स वाई जेड। बोला है जेड इज लेस देन वाई। ये इंपॉर्टेंट बात है कि जेड की वैल्यू छोटी है वाई से। देखो बहुत बढ़िया, एक गांव में मेल भी हैं, ठीक है भाई, और फीमेल भी हैं। सवाल में बोला है कि मेल पॉपुलेशन में y% ऐसे हैं जो पढ़ लिख सकते हैं, फीमेल में कितना z%, फीमेल का z% पढ़ लिख सकती हैं। आगे कहा गया है कि पूरे विलेज में p पर्सन हैं, पूरे गांव में p पर्सन है, और उसमें से x% कैन रीड एंड राइट। यानी कि पूरी विलेज पॉपुलेशन का, पूरे मेल और फीमेल का x% यहां से पढ़े लिखे। पूरी मेल पॉपुलेशन का, पूरी विलेज पॉपुलेशन का, मेल प्लस फीमेल x% पढ़े लिखे। एलिगेशन लगाने से मेल और फीमेल की संख्या का रेशियो आ जाएगा। अब देखो ध्यान से सुनिएगा, वेरिएबल में कंफ्यूज मत होना। जेड से बड़ा है वाई, वाई बड़ी वैल्यू है, जेड छोटी संख्या है। वाई बड़ी संख्या है, जेड छोटी संख्या है। वाई बड़ी संख्या है तो वाई में से एक्स घटाएंगे, वाई माइनस एक्स, वाई माइनस एक्स। जेड छोटी संख्या है, वाई और जेड में जेड छोटा है, वाई बड़ा, यानी कि जेड मीन वैल्यू से छोटा होगा, जेड एक्स से भी छोटा होगा, जेड एक्स से भी कम होगा। तो एक्स में से जेड घटाएंगे, एक्स माइनस जेड। ये रेशियो आएगा मेरे भाई मेल और फीमेल पॉपुलेशन का, ये रेशियो आएगा। ये आपको ध्यान रखना है बच्चे, क्योंकि ये चीज बहुत खास है कि जेड से बड़ा है वाई, है ना। वाई बड़ी संख्या है, जेड छोटी संख्या, यानी कि जेड मीन वैल्यू एक्स से कम होगा, वाई मीन वैल्यू एक्स से बड़ा होगा। तो वाई माइनस एक्स होगा, एक्स माइनस जेड। ये आ गया। पूछा है भैया गांव में कितने नंबर ऑफ मेल है, गांव में पुरुष लोग कितने हैं। तो गांव में टोटल पी लोग हैं, पी पर्सन हैं, पी। ये मेल फीमेल का रेशियो, तो मेल कितने हैं, एक्स माइनस जेड, ये मेल है। मेल कितने हैं, एक्स माइनस जेड। आउट ऑफ टोटल, टोटल बेटा टोटल, आउट ऑफ टोटल, टोटल के लिए इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। टोटल के दोनों को ऐड करेंगे, जब ऐड करेंगे तो x से माइनस एक्स कट जाएगा, x से माइनस एक्स कट जाएगा, ये y है, y माइनस जेड आएगा, y माइनस जेड तो आएगा y माइनस जेड। तो p गुणा x माइनस जेड बटे y माइनस जेड, ये आपका डी ऑप्शन आ गया बच्चे, डी ऑप्शन इसका आंसर।
मुझे लगता है मेरे भाइयों को ये बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई है। क्वेश्चन नंबर 15। हाँ, अभी देख लेते हैं मक्खन कुमार जी। तो अगर सवाल वेरिएबल में भी आ जाता है तो भी आपको घबराना नहीं है, इसलिए मैंने सबसे लास्ट में ले लिया। इसी के साथ ये पूरी तरीके से चैप्टर एंड हो जाता है मेरे भाई। एक सवाल 15 हमने बीच में छुड़वा दिया था कि इसको सबसे लास्ट में करेंगे। आ जाओ बेटा, कर लेते हैं सबसे लास्ट में। वैसे मैंने आपको इतना पढ़ा दिया, इस सवाल को अब आप खुद से कर सकते थे। हमने आपको इतना डिटेल में पढ़ा दिया है कि इस सवाल को आप खुद से कर सकते थे। ये सबसे लास्ट में हमने बोला था। 15वां सवाल बताइए। एक आदमी दो टाइप के चावल खरीदता है जिनके प्राइस 325 रुपए किलो और 195 रुपए किलो है। एक आदमी दो टाइप के चावल खरीदता है, उनका प्राइस दिया 325 और 195, और इन चावल को 720 किलोग्राम और 675 किलोग्राम चावल खरीदा। ठीक है, उसने पहले टाइप के 720 किलो, दूसरे टाइप के 675 किलो चावल खरीदे। पहले टाइप के चावल बेचने से 22% का लाभ होता है। पूछा है ज्ञात कीजिए दूसरे टाइप के चावल को किस प्राइस पर बेचा जाए। एट वॉट प्राइस ही शुड सेल द सेकेंड काइंड ऑफ राइस, कि उसे कुल जो है ओवरऑल 40% लाभ हो, ओवरऑल 40% का प्रॉफिट हो। बहुत बढ़िया, गजब सवाल, टफ सवाल है मेरे भाई। देखिए, एक आदमी दो टाइप के चावल खरीदता है। अब आदमी चावल खरीद के घर में तो रखेगा नहीं मेरे भाई, आदमी चावल खरीद के बेचेगा, व्यापारी आदमी है। एक आदमी दो टाइप के चावल खरीदता है। मुझे यह बताओ, इन दो टाइप के चावल को खरीदने पे जो उसका खर्च हुआ है, उस खर्च पे, उस खर्च का क्या रेशियो है। एक आदमी ने दो टाइप के चावल खरीदे। पहले टाइप के चावल खरीदे 720 किलो, दूसरे टाइप के चावल खरीदे 675 किलो। एक आदमी ने दो टाइप के राइस खरीदे। पहले टाइप के 720 किलो चावल खरीदे हैं, सेकंड टाइप के 675 किलो चावल खरीदे, 675 किलो चावल। पहले टाइप के चावल का दाम है 325 रुपए किलो, यानी कि 1 किलो चावल 325 रुपए का खरीदा है। लेकिन पहले टाइप के 720 किलो चावल खरीदे हैं, तो 720 किलो चावल कितने रुपए के होंगे, 720 गुणा 325 रुपए के। सेकंड टाइप के आपने चावल जो खरीदे उनका दाम है 195 रुपए पर केजी, यानी कि सेकंड टाइप का 1 किलो चावल 195 रुपए का है। सेकंड टाइप का जो राइस है 1 किलो 195 रुपए का है। तो 675 किलो कितने का होगा, 675 गुणा 195 रुपए का। क्या आप मेरी बात को समझे मेरे भाई। सेकंड टाइप का जो राइस है वो 1 किलो 195 रुपए का है, तो 675 किलो राइस सेकंड टाइप का कितने रुपए का होगा ये। तो यानी कि फर्स्ट टाइप के और सेकंड टाइप के राइस खरीदने में जो आपने खर्चा किया है, उस खर्चे का रेशियो आ जाएगा। पहले टाइप के 720 किलो चावल खरीदे, 1 किलो 325 रुपए का। दूसरे टाइप के 675 किलो खरीदे, 1 किलो 195 रुपए का। तो कुल कितना हो गया मेरे भाई, गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा मेरे बच्चों, 25 से, 25 से कम 25 और 7, 25 तिया 75, 25 दूनी 50, 17, 25 सत्ते 175, 13 से, 13 से 15 बार मेरे दोस्तों, 15 बार, 9 से, 9 तिया 27 और 9 से ये 80 बार, 80 बार आ गया। 5 से, 5 से 5 तिया 15 और 5 से 80, 16 बार चला गया, 16 बार, 16 पंजे 80। यानी कि ये आ गया रेशियो फर्स्ट टाइप के और सेकंड टाइप के चावल खरीदने में जो आपका खर्चा हुआ है, ये है 16, और ये हुआ है खर्चा मेरे भाई 3 तिया 9, 16 रेशियो 9। फर्स्ट सेकंड टाइप के राइस में आपका 16 रेशियो 9 खर्चा हुआ है।
क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? आप बोलोगे सर हम कल ही समझ गए। आपने कितना भी चावल खरीदा हो, पहली वैरायटी का, दूसरी वैरायटी का, जो आपका खर्चा हुआ है 16:9 के रेशियो में। अब बात आती है बेचने की। जब आपने बेचा तो बेचने पर पहले टाइप के चावल पे 22% का प्रॉफिट हुआ। पहले टाइप के चावल को 22% प्रॉफिट में बेचता है। पूछे सेकंड टाइप के चावल को किस प्राइस पर बेचा जाए, कुल लाभ 40% है। तो भाई पहले यह पता लगाओ सेकंड टाइप के राइस को कितने परसेंट प्रॉफिट पर बेचा जाए। सेकंड टाइप के राइस को कितने परसेंट प्रॉफिट पर बेचा जाए, यह पता लगाइए कि हम दूसरे प्रकार के चावल को कितने परसेंट प्रॉफिट पर बेचें कि ओवरऑल प्रॉफिट 40% हो, कुल लाभ 40% हो। मेरे भाई ये पता लगाइए। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, अगर ओवरऑल प्रॉफिट 40% है, ओवरऑल प्रॉफिट 40%, रिवर्स डेविएशन से निकाल लो। ओवरऑल प्रॉफिट 40% है तो ये भी 40 होना चाहिए, ये भी 40 होना चाहिए। फर्स्ट टाइप के चावल पे भी 40 होना चाहिए, सेकंड टाइप के चावल पे भी 40 होना चाहिए, पर यहां हुआ है 22। 40 से 22 कितना कम है? 18% कम है। यहां मेरे दोस्तों 16 का 18% कम है, रिवर्स डेविएशन है। तो बैलेंस करने के लिए यहां एक्स्ट्रा कर देंगे, 16 का 18% एक्स्ट्रा कर देंगे मेरे भाई। ठीक है जी। कितने के राइस पर मेरे दोस्तों? ये 9 है राइस, 9 के राइस पर बटे 9, तो 9 दूनी 18, 16 दूनी 32, 40 में 32 जोड़ेंगे 72%, यानी कि 72% आ गए, 72%। बहुत बढ़िया। तो यानी कि ये हो गया कि सेकंड टाइप के चावल को 72% लाभ पर बेचना चाहिए। पर ये आंसर नहीं आया, क्योंकि सवाल के आंसर में ये पूछा गया सेकंड टाइप के चावल को किस दाम पर बेचा जाए। भाई सेकंड टाइप के चावल को 72% के लाभ पर बेचना पड़ेगा। सेकंड टाइप के चावल का कॉस्ट है 195 रुपए किलो। 1 किलो चावल 195 रुपए का है, 195 रुपए केजी। सेकंड टाइप का चावल आपने खरीदा था 195 रुपए किलो, 72% प्रॉफिट कमाना। कितना? 72% प्रॉफिट कमाना। देखिए सीपी जो होता है हमेशा 100% होता है। अगर आपको 100% पे 72% प्रॉफिट कमाना है तो आपको 172% में सेल करना पड़ेगा। बोलो हां। भाई सेकंड टाइप का राइस 195 रुपए पर केजी, 100% पे 72% प्रॉफिट कमाना है तो आपको 172% में सेल करना पड़ेगा। 100 पे 72 प्रॉफिट कमाना तो 172% में सेल करना पड़ेगा। तो ये इक्वल कर दीजिए मेरे भाई, सेलिंग प्राइस आएगा 100 में 72 ऐड कर दो। देखो कैलकुलेशन कम करना है ना, जैसे 195 है, ये 195 को आप लिख लो 200 माइनस 5, 200 माइनस 5। मुझे लगता है तभी आसान हो पाएगा। अब ये बहुत इजी है। 200 का 172%, तो परसेंट से 2 जीरो चला जाएगा ना, 172 का दुगना 346 माइनस, अभी 172 का 5% निकाल लो मेरे भाई, 850 और 10 860, यानी कि 8.6, 8.6 आएगा। तो 346 में से हम लोग नहीं, 344 आएगा ना, ये 340 और 2 दूनी 4, 344 होगा। 344 में से 8.6 घटाएंगे तो कितना आएगा मेरे भाई? 335.4। तो 335.4 रुपए पर केजी में बेचना चाहिए। आंसर है सवाल का डी ऑप्शन, 335.4 रुपए पर केजी, ये आंसर है। बेहतरीन सवाल। मक्खन कुमार कह रहे हैं सर हमने डायरेक्ट दोनों टाइप के सीपी का रेशियो क्यों नहीं लिया? क्वांटिटी तो कितना भी ले, प्रॉफिट परसेंटेज तो सेम ही रहेगा ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया डाउट मक्खन कुमार जी। मक्खन कुमार जी, आप पहले चावल खरीदते हो, अगर आप 1 किलो चावल खरीदोगे तो 1 किलो पे प्रॉफिट कमाओगे, 10 किलो खरीदोगे तो 10 किलो पे प्रॉफिट कमाओगे। पहले आप चावल खरीदते हो, खरीदने के बाद बेचते हो। तो जो आपने पहले टाइप के चावल को बेचा है 22% के लाभ पर बेचा है, 22% लाभ पर बेचा है। तो पहले टाइप के चावल की जो क्वांटिटी खरीदी होगी उस टोटल क्वांटिटी पर 22% लाभ हुआ है। तो पहले टाइप के चावल का टोटल कॉस्ट, सेकंड टाइप के चावल का टोटल कॉस्ट, ये मैंने निकाला दोस्त। ये कॉस्ट है 16,900। पहले टाइप के चावल को 22% प्रॉफिट पे, दूसरे को 40%, ओवरऑल 40% प्रॉफिट। तो सेकंड टाइप के चावल को
72% प्रॉफिट पर बेचना पड़ेगा, क्योंकि आपसे जो ओवरऑल प्रॉफिट पूछा है वो दोनों टाइप के चावल की कुल क्वांटिटी पर निकाला जाएगा, इसलिए आपको टोटल कॉस्ट लेना है, ना कि कॉस्ट। अच्छा सुनील ढाकर जी, यस सुखवीर, इसी के साथ मेरे दोस्तों ये चैप्टर जो है एंड होता है। मिक्सचर भी मैंने आपको बता दिया, एलिगेशन भी मैंने आपको पढ़ा दिया, और मैंने इतना क्लास में धाए धाए आपको प्रैक्टिस कराया है कि आपको किताब से एक सवाल बनाने की जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं। बस आपने अगर नोट्स बनाए होंगे वो देख लेना एक बार, या फिर आप जो है लेक्चर रिवाइज कर लेना, खत्म। क्लास के सारे टाइप जो है बुक्स के वो सब मैंने कवर कर लिए हैं, ठीक है ना। 2 दिन की छुट्टी है, सैटरडे संडे, आप रिवीजन करिएगा। एक चीज और मेरे दोस्त, अब मैं अगली क्लास से यहां पर, क्या है ये, हाँ, अगली क्लास से मेरे भाई हम जो है यहां पर ऐसा ही शुरू करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है जी, सिंपल इंटरेस्ट SICI, और ये एंड है फिर। एप्लीकेशन टेस्ट रैंकिंग पे सैटरडे संडे है। अभी आपका जो है मैक्सिमम चीजें आपकी हो चुकी हैं बैच में, तो मेरे दोस्तों लाइव टेस्ट आएगा, लाइव टेस्ट जरूर अटेम्प्ट करिएगा। टेस्ट रैंकिंग एप्लीकेशन पे आप लगाते हो लाइव टेस्ट, आप लाइव टेस्ट अटेम्प्ट करते हो भाई? 50-50 हजार बच्चे हमारा लाइव टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं, सीरियस वाले बच्चे, ठीक है जी। तो आप इसको अटेम्प्ट करिएगा। हर बच्चे का कल जो है, जैसे आज रात को हम 12 बजे इसको ओपन करवा देंगे। मैंने ही बनाया, मैथ्स वाला सेक्शन मैंने बनाया है, और जो ऑलरेडी बच्चे पढ़ के सिलेक्ट हुए आप ही की तरह बैच में, जो बहुत टैलेंटेड हाई क्लास बच्चे भैया, अंडर 500 रैंक वाले, उन्होंने बाकी चीज बनाई है। तो आप इस टेस्ट को जरूर अटेम्प्ट करिएगा, ठीक है भाई। हाँ सर, 80 ही आते हैं, मैथ में 35-40 आते हैं, बताओ। मैथ में तुम 50 में से 35-40 ला रहे हो, बाकी में 40 ही ला रहे हो, 3 सब्जेक्ट में मिलाकर। क्या कर रहे हो भाई शुभम पढ़ाई तुम? टेस्ट अटेम्प्ट करो, चाहे कुछ पढ़ाओ या ना पढ़ाओ। रिवीजन करने का सबसे बेस्ट तरीका टेस्ट लगाना है। सर चैप्टर का रिवीजन कैसे करूं? चैप्टर का रिवीजन, कॉन्सेप्ट आपने लिखा होगा थ्योरी नोट्स में, वो नोट्स आप एक बार देखो। सवाल जो है हाईलाइट कर रखे होंगे शीट में, उन सवालों को कर लो, प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन लगा लो, ऐसे रिवीजन होता है मेरे भाई। चलो, सैटरडे संडे आज रात को 12 बजे से ओपन हो जाएगा, पूरे 2 दिन रहता है, कभी भी आप 2 दिन में कभी भी आप उस टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हो। प्री का टेस्ट है CGL का, अभी आपका प्री का पेपर होगा भी 2 महीने बाद, उसी का टेस्ट है। यस रेशु शर्मा, यस, बाय।